देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 घंटे 23 मिनट बजट भाषण पढ़ा और इस दौरान 2024 बजट पेश कर दिया गया लोकसभा में। इस दौरान सैलरीड पर्सन को राहत देने का प्रयास किया गया है, कुछ वर्गों को साधने का प्रयास भी जरूर किया गया है, लेकिन इसी के साथ सियासत शुरू हो गई है। एक और जहां विपक्षी दल कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राजस्थान को इस बजट में कुछ स्थान नहीं मिला है, राजस्थान को कुछ नहीं दिया गया है। साथ ही साथ सरकार बचाने का यह बजट है। आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष महत्व दिया गया है। लगातार इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं बीजेपी नेता सीए आरपी विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार हमारे साथ बने हुए हैं सीए रवि कुमार जी, आपसे भी हम जानेंगे बजट को लेकर बारीकियां। सबसे पहले आरपी विजय जी, जिस प्रकार से बजट पेश किया गया है, हालांकि राहत देने की दिशा में बात करें कि सैलरीड पर्सन को राहत जरूर मिली है, लेकिन जिस प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स क्रिएट किए हैं अलग अलग स्लेब बना करके, तो इससे लगता नहीं है कि जटिलता बढ़ेगी? आशीष जी, सबसे पहले तो A1 टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, अभिवादन। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं कांग्रेचुलेट करूंगा निर्मला सीतारमण जी को, हमारी वित्त मंत्री को। इतना शानदार बजट उन्होंने पेश किया है और 48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र हैं। और हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और निर्देशन में जो ये उन्होंने बजट तैयार किया है, वो समावेशी बजट है, विकास को गति देने वाला बजट है और बहुत ही बढ़िया बजट हर सेक्टर के लिए। इन्होंने क्या किया है कि दिस इज नॉट द बजट फॉर द स्टेट, ये किसी स्टेट का बजट नहीं है। हाँ, किसी स्टेट को अगर कहीं पिछड़ा हुआ है तो उसके लिए उनके दिया है, जिसमें बिहार है और आंध्र प्रदेश है। तो ये कोई स्टेट वाइज बजट नहीं है जो हम राजस्थान को इसमें देखें, ये यूनियन बजट है। लेकिन पूरे केंद्र का जैसे ही गठबंधन की सरकार को आंध्र प्रदेश की और बिहार की जरूरत पड़ी, टीडीपी और जेडीयू की जरूरत पड़ी, तो वहां के राज्यों को विशेष तवज्जो दी गई। जिस प्रकार से अभी हमने कुछ देर पहले सुना, गोविंद सिंह डोटासरा आरोप लगा रहे थे कि ये राजस्थान से बदला लिया गया है, 11 सीटें जो हारी हैं बीजेपी, उसका बदला लिया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि राजस्थान है, वो सरकार उनकी नहीं है, इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो वो उनको अच्छी तरीके से पता, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पे कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। ईआरसीपी के लिए बहुत कुछ इनके टाइम पे इन्होंने 5 साल निकाल दिए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया था। आपको पता है ना, इन्होंने उस समय इनको कहा था कि आप ये जो हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इसको 75% डिविडेंड पे बना लो आप। इन्होंने उसको घटा करके 50% से रखा, उस वजह से वो एग्रीमेंट हो ही नहीं पाया और कुछ नहीं कर पाए। इन्होंने 5 साल के अंदर अपनी सरकार बचाई था, कुछ भी काम नहीं किया, ना कोई डेवलपमेंट के काम किए, सिर्फ लास्ट में जाकर के 4.5 महीने में इन्होंने रेवड़ियां बांटी और कुछ नहीं किया था। इसलिए उनको कहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कहते हैं तो कहने का अधिकार सबको है, वो कह सकते हैं अपनी बात, बट इससे राजस्थान की जनता को सब समझती है कि ये क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। 11 सीटें अगर हम हार भी गए कोई बात नहीं, हम तो राजस्थान की सेवा करने के लिए तत्पर हैं, राजस्थान की सेवा हम करेंगे। इस बजट के अंदर आपने कहा कि स्लेब, लेकिन उन्होंने, एक मिनट उससे पहले मैं रोकना चाहूंगा, गोविंद सिंह डोटासरा ने ईआरसीपी को लेकर कहा कि इस बजट में ईआरसीपी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ईआरसीपी का लिए ऑलरेडी हो चुका, इंटरिम बजट में पहले हो चुका। इसके अलावा हमारे राजस्थान सरकारी बजट में एमओयू साइन हो चुका। राजस्थान सरकार का तो कोई पैसा लगना ही नहीं है, इसमें सेंट्रल का पैसा लगना है। राजस्थान सरकार का तो जो पैसा लग चुका था वो लग चुका ऑलरेडी, इन्होंने लगाया जो, बाकी यहाँ पे कोई लगना ही नहीं है। तो सेंट्रल का प्रोजेक्ट है, सेंट्रल करेगी। 90% तो सेंट्रल का है, 10% हमारा, 10% में हमारा पैसा लग चुका। तो इनको ये देखना चाहिए कि हमने क्या कहा है। एक्चुअली क्या ये जो समझ रहे हैं भाई पैसा किस बात का लगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। अब 90% प्रोजेक्ट अगर पैसा वो दे रहा है सेंट्रल, तो ये उनका देखना है, हमारा देखना ही नहीं है इसके अंदर। रही बात, अगर आपने जो बात करी कि टैक्स की स्लिप पहले भी यही थी, कोई चेंजेस नहीं है, उल्टा हमने राहत दी है। हर जगह 1-1 लाख रुपए हमने बढ़ाया है इसमें। जैसे पहले 3 से लगा के 7 तक, 6 तक का था, उसको बढ़ा करके 3 से 7 किया है। 7 से 10 था, पहले 6 से 9 का था, उसको 7 से 10 किया है। 9 से 12 का था, उसको 10 से 12 किया है। 12 से 15 के बाद में रेट वही है और 15 के बाद में 30% है। तो ऐसी कोई चीज नहीं, ये हमने पर इंडिविजुअल अगर सैलरी पेड एम्प्लॉय है, उसके अगर 1 लाख रुपए की इनकम है तो उसको डेफिनेटली 17,500 रुपए का उसको बेनिफिट हुआ है। तो ये सबको मानना चाहिए कि इसमें बेनिफिट दिया है। हमने जो 2 स्कीम करी है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है, उसका भी बेनिफिट हमने दिया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी हमने इसको 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया है। और जो फैमिली पेंशन आती थी उसके अंदर पहले छूट होती थी 15,000 की, उसको बढ़ा करके हमने 25,000 की है। तो ये नहीं कि हमने जो काम किया है वो जनता के भले के लिए किया है, हमारे सैलरी पेड एम्प्लॉइज के लिए किया है, उनको बहुत फायदा होगा, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं हो रहा। और जो स्लेब बढ़ाने की बात है, पहले की जो अगर कोई ओल्ड रिजिम है वहां तो 3 ही स्लेब है, आज भी 3 स्लेब है।
तो बिल्कुल ये डिसाइडेड था, बेनिफिट देने के लिए इन्होंने स्लैब बढ़ाए हैं कि 12 लाख रुपए तक के आदमी इसमें आ जाते हैं, उनके ऊपर 15% का ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ये है। बिल्कुल रवि जी, जिस प्रकार से जो टैक्स की व्यवस्थाएं की गई हैं और जो आपने बोला कि जीएसटी को लेकर भी काफी कुछ चेंजेस किए गए हैं जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी, तो कुछ समझना चाहेंगे एक आम आदमी को किस प्रकार से क्या बेनिफिट मिला है, क्योंकि पूरी बहुत सारी चीजें खुल करके जनता अभी फिलहाल समझ नहीं पाई। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या राहत फिलहाल जो जीएसटी का चाहे डिफॉल्टर है या फिर शुरुआती 4 साल में उसने फाइलिंग की नहीं की, इनपुट लिया नहीं लिया, एक बार ब्रीफ में उसको समझना चाहेंगे। बिल्कुल सर, इसमें काफी सारी राहतें जो है इसमें प्रपोजल है बजट में। उन राहतों में अगर हम बात करें तो पहली राहत यह है कि जैसे मानिए शुरुआत में कोई बिजनेस जो कर रहे थे, कोई ट्रेड एक प्रैक्टिस फॉलो कर रहा था, सभी ट्रेड का ये मानना था कि इस प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन ये होगा, उस तरीके से वो काम कर रहा था। कौन से वर्ष कोई भी सालों में, किसी भी साल में अगर ऐसा प्रोविजन था और जो ट्रेड फॉलो कर रहा है, बाद में डिपार्टमेंट इंक्वायरी करता है, एक्शन लेता है और कहता है कि जैसे मानिए कोई प्रोडक्ट है जिसको 18% में सेल कर रहा था कोई बिजनेसमैन, और पूरा ट्रेड उस बिजनेस से, उस प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ जो ट्रेड है पूरा, वो उसी में उसको सेल कर रहा है, बाद में उसको 28% पे डिपार्टमेंट असेसमेंट करता है उसका। तो अब ये प्रोविजन लेके आए हैं कि गवर्नमेंट को ये पावर होगी कि जो आम आदमी जो प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है और उस पे अगर कोई इंटरप्रिटेशन के डिफरेंस के कारण से रेट बढ़ भी जाती है, डिपार्टमेंट उसमें ज्यादा रेट भी पाता है, तो भी गवर्नमेंट चाहे तो उसको वेव कर सकती है। गवर्नमेंट को पावर दिया गया है एक्ट में। इसके साथ में जो आईटीसी हमने लेट रिटर्न फाइल करने के कारण जो आईटीसी डिस्प्यूट में है, जिसमें डिमांड पेंडिंग है, अपील्स पेंडिंग है, तो उसको उन्होंने प्रोविजन किया है कि रेट्रोस्पेक्टिव डेट से 1 जुलाई 17, 18, 19, 19, 20 और 20, 21 शुरुआती 4 वर्षों में अगर लेट रिटर्न भी फाइल की है, 17-18 की रिटर्न यदि 30 नवंबर 2021 तक भी फाइल की गई है, तो भी पूरी आईटी से रेगुलराइज हो जाएगी। इस पॉइंट पे बहुत सारे केसेस ऑल इंडिया में, पैन इंडिया पेंडिंग है। सेक्शन 16 का सबसेक्शन 4 है जिससे रिलेटेड ये प्रोविजंस हैं। काफी सारी हाई कोर्ट में भी रिट्स पेंडिंग है। तो वो एक बहुत बड़ा कदम है जो आम आदमी या जो टैक्स पेयर, उनकी आईटीसी ब्लॉक हो गई है इसकी वजह से, जो टैक्स डिपार्टमेंट के चक्कर खा रहे हैं इनकी वजह से, उन सबको इसमें राहत मिल जाएगी। समन से रिलेटेड प्रोविजंस को उन्होंने सिंप्लीफाइड किया है कि आप किसी को भी ऐसा नहीं कर सकते कि समन करके बड़े से बड़े व्यापारी को आप बुला लो, उनका हैरेसमेंट करो, उनका टाइम वेस्ट करो। उसमें उन्होंने कर दिया कि किसी भी पर्सन को कोई ऑथराइज कर सकता है, व्यापारी, टैक्स पेयर, और उन्हीं से रिलेटेड वो डिस्कशन कर सकते हैं, उन्हीं से वो पूछताछ कर सकते हैं। इसके अलावा जो अलग प्रोविजंस हैं, जैसे मानिए बीसीडी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी है मोबाइल फोन पे, वो भी इन्होंने घटा के 15% की है। गोल्ड में इन्होंने रेट कम की है। इनकम टैक्स में विवाद से विश्वास स्कीम लेकिन 2024 लेके आए हैं। तो काफी सारे चेंजेस ऐसे हैं जो आम आदमी को और बिजनेस को राहत प्रदान करने वाले हैं। अब एक बजट में ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सारे सुधार जो भी आज मांग की जा रही है वो पूरे हो जाएंगे। हर चीज में समय लगता है, लेकिन फिर भी अगर बजट को देखें तो बहुत सारे चेंजेस ऐसे हैं जो आम आदमी उम्मीद कर रहा था, मांग कर रहा था, जिनकी वो किए गए हैं। बिल्कुल। इसके अलावा आरपी विजय जी, जिस प्रकार से अभी हम सुन रहे थे, गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हो, उन्होंने कहा कि वंचित, शोषित इन वर्गों को कहीं भी स्थान नहीं दिया गया है, पैसे वालों का बजट ये बनाया गया है, उन्हें ही राहत दी गई है। आम आदमी जो गरीब है, पिछड़ा है, वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, उसकी सुविधाओं का कोई ध्यान नहीं रखा गया, उसकी योजनाओं का कोई विशेष ख्याल नहीं रखा गया। इसके लिए आम आदमी के घरों की छतों पे सोलर जो प्लांट्स हैं वो लगाने के लिए आज फिर से जोर दिया गया। 300 यूनिट फ्री उनको मिल पाएंगे इसकी वजह से। तो ये सरकार का विजन है कि वो आत्मनिर्भर बनाए। उनको रेवड़ियां बांटने की जगह उनमें मशीनरी वो इंस्टॉल कर रहे हैं घर पे उनके फ्री ऑफ कॉस्ट। जो वंचित वर्ग है उनको बिजली से हमेशा के लिए राहत मिलेगी। तो ये कदम सीधा दिखाते हैं कि आम आदमी और वंचित वर्ग जो है वो प्रायोरिटी है। मेरा ये है, जो आपने बात करी, गोविंद सिंह डोटासरा जी हो, टीकाराम जूली जी हो, इनका तो डेफिनेटली ये होगा, विपक्ष में तो डेफिनेटली बुराई करने का काम है। बाकी आपको बता दूं, ये बजट जो बनाया है, आपने बजट भाषण सुना होगा इनिशियली, इसमें 9 प्रायोरिटीज हमने फिक्स की है। उसके अंदर है सबसे पहले उत्पादकता बढ़ाना एग्रीकल्चर की, फार्मर्स की। दूसरा हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा के स्किल डेवलपमेंट करके एम्प्लॉयमेंट हमारे को बढ़ाना है। इंक्लूसिव जस्टिस, सोशल जस्टिस की बात करी है हमने इसमें, जिसमें जो वंचित की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, वो सब इसमें आ गए। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज को बढ़ावा किस तरीके से बढ़ाया जाए, कि आपको पता है कि आज की तारीख में जीएसटी का कितना विरोध हुआ था और किस तरीके से उन्होंने कहा था कि जीएसटी ना ये एक्चुअली फेल हो जाएगी।
जीएसटी आज इतनी सक्सेसफुल रही है कि हमने 1 लाख करोड़ रुपए का टारगेट रखा था, आज वो 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और एवरेज हमारा जो 1 करोड़ 65 लाख रुपए आ रहा है, तो रेवेन्यू आप देखो किस तरीके से जनरेट हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में हो गया अर्बन डेवलपमेंट के लिए इन्होंने अलग से पैसा दिया है 2 लाख करोड़ रुपया। एनर्जी सिक्योरिटीज इन्होंने किया कि हम आने वाले टाइम में जो भी जहां भी जरूरत पड़ेगी हमने एनर्जी हम इनको देंगे, सिक्योरिटी हम इसको प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा पैसा हम लगाएंगे ताकि हमारे यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट लगाने वाले आए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगे, सर्विसेज यूनिट्स लगे, ये सारे काम है। और दूसरी चीज इन्होंने कही है कि इनोवेशन रिसर्च पे हम बहुत पैसा खर्च करेंगे, स्पेस के अंदर भी करेंगे और बाकी के लिए भी करेंगे, ताकि उसका इनोवेशन करके रिसर्च करके किस तरीके से हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी आने वाली है उसके लिए भी ये काम कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये था प्रायोरिटीज के बेस पे किया, इसी के हिसाब से इन्होंने फंडिंग करी है। आज की तारीख में 48 लाख करोड़ रुपए का बजट है और इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ये किया है। और आपने देखा होगा कि इस बार आपने पिछली बार जो 2 घंटा इनको 15 मिनट लगी थी उसको घटा करके इन्होंने 1 घंटा मेरे हिसाब से 20 मिनट में इन्होंने बजट भाषण पूरा किया और पूरे सेक्टर को दिया है, एक सेक्टर को इन्होंने पूरा पैसा दिया है। तो ऐसा भी नहीं है, तो इसलिए उनका सोचना गलत है। वो कहते हैं दलितों के लिए कुछ नहीं है, वंचितों के लिए कुछ नहीं है, जबकि यहाँ तो सारा ही दलित और वंचितों फार्मर्स के लिए ये कहते थे, हमेशा कहते थे फार्मर्स के लिए हम रिसर्च करेंगे, लैब बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ तो दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे, हम हर फील्ड में काम कर रहे हैं और जो हमने प्रायोरिटीज फिक्स करी है वो उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। बेरोजगारों के लिए हमने क्या किया कि भाई 1 साल हमारे जो नया आदमी होगा उसको 1 महीने की तनख्वाह सरकार देगी। उसके अलावा ईपीएफओ में अगर वो रजिस्टर्ड होता है तो संवाददाता सौम्या मिश्रा जुड़ी थी जिन्होंने बताया कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इस बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश नहीं की गई है। पिछड़ा वर्ग हो या फिर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला वर्ग हो, उसे समावेशित नहीं किया गया है। दिखावे का बजट है। मेरे साथ स्टूडियो में लगातार मौजूद है बीजेपी नेता सीए आरपी विजय जी। आरपी विजय जी, जिस प्रकार से जो बजट में घोषणाएं दिखती थी और यूं कहें कि अब रेल बजट भी साथ में पेश किया जाने लगा है, ऐसे में रेल को देख करके क्या नहीं लगता कि जैसे जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, तो क्या रेलवे में ज्यादा इनोवेशन करके उसको ट्रैफिक को कम किया जा सकता है, लोगों को राहत दी जा सकती थी बजट के अंदर? इस प्रकार की कोई विशेष घोषणा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किया है जिससे आम आदमी को राहत मिले? लोग पर्सनल व्हीकल का उपयोग कर रहे हैं, डेली अप डाउन करने के लिए उनको अगर अच्छी व्यवस्था रेलवे की मिल सकती है तो वो उनका खर्चा बच सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज बच सकते हैं और महंगाई जो लगातार बढ़ रही है, जिसकी मार आम आदमी पर बढ़ रही है, वो खर्च कम किया जा सकता है, राहत इस प्रकार से भी दी जा सकती थी। देखो आशीष जी, मैं आपको बताऊं, रेलवे के लिए बहुत काम हो रहा। आपने देखा होगा रेलवे के अंदर वंदे भारत आई है। इसके अलावा भी आपको मैं बताऊं, आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से 3-4 महीने के अंदर इस तरीके की व्यवस्था हो जाएगी कि हर आदमी को टिकट मिलेगा और टिकट मिलकर के वो गाड़ी में बैठेगा। तो ये व्यवस्थाएं की जा रही है। हमारे यहाँ डिक्लेरेशन नहीं होते, हमारे यहाँ तो काम होता है। इन्होंने सिर्फ जिंदगी भर इन्होंने डिक्लेरेशन किया था, कांग्रेस ने कभी कोई काम नहीं किया। हमने आकर के जो इनके 25 साल के प्रोजेक्ट जिन्होंने डिक्लेरेशन की थी वो सारे काम हमने किए हैं। हमने अलग से इस तरह की घोषणाएं नहीं करी। हमने जो घोषणाएं पहले हो रखी है, जो पहले इन्होंने जो डिक्लेरेशन कर रखी थी, उनको पूरा करने का काम हमने किया है। ये तो हमेशा करते हैं, डिक्लेयर करके चले जाते हैं, काम नहीं करते। हम क्या करते हैं, इनके डिक्लेरेशन को पूरा करते हैं और नया जिस तरीके से हमने आज की तारीख में रेलवे को जो सुधारा है वो आपने देखा होगा किस तरीके से काम कर रहा है रेलवे। और आने वाले टाइम में तो और भी इससे बढ़िया से बढ़िया स्कीमें आ रही है डिक्लेरेशन करने की, क्योंकि यूनियन बजट है, रेलवे बजट आजकल अलग से नहीं आता है। किसी तरीके का रेलवे बजट अपन इसी के अंदर समाहित है और सारी चीजें इसी के अंदर है। जब अपन पूरे बजट को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको कई चीजें देखने को मिलेगी। बजट भाषण में ये चीजें नहीं होती है। जब बजट की कॉपी आ जाएगी, अनेक्जर्स आ जाएंगे, उनकी घोषणाएं आ जाएंगी, उनके साथ के इनपुट आ जाएंगे, तो तब पता पड़ेगा कि हकीकत में बजट में क्या डिक्लेरेशन हुई है। लेकिन तो ये चीज क्या जरूरी नहीं समझते? अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो रेलवे की ट्रैक पूरे देश में जाल बिछा पड़ा है। बहुत सारी जगह ऐसे हैं, बहुत सारे रूट्स ऐसे हैं जहां पर दिन में केवल 2 ट्रेन गुजरती है, पूरे 24 घंटे वो ट्रैक खाली पड़ी रहती है। उस ट्रैक का उपयोग मैंने एक बार नरेंद्र मोदी जी का स्पीच मैंने सुना था, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। उन्होंने अपने खुद के विजन के तौर पर ये पेश किया था कि ये ट्रैक है, इस ट्रैक को पड़ी ट्रैक किस काम आ रही है रेलवे के। इस ट्रैक पर अगर कोई भी अपनी ट्रेन दौड़ाना चाहता है, जैसे आज प्राइवेट बसें दौड़ती है सड़क पर, रोडवेज भी दौड़ती है, प्राइवेट बस भी दौड़ती है, वो सड़क सबके काम आती है, तो क्या ये ट्रैक प्राइवेट सेक्टर में देकर के यहां निजी ट्रेन नहीं चलाई जा सकती है जिससे कि आवागमन में लोगों को सुविधा मिले? आशीष जी, आपकी बात बिल्कुल सही है
कि इस तरीके से अगर सुविधाएं हो सकती है, अगर हमारे पास ट्रैक खाली पड़े हैं, उनके अंदर कोई रेलगाड़ी कोई चला सकता, प्राइवेट वाला चला सकता, मोस्ट वेलकम। बट बेसिकली आपको पता है ना, ये क्या हमारे विपक्षी क्या बोलते हैं, आप कांग्रेस क्या बोलती है, क्लियर कट बोलते हैं कि इन्होंने रेलवे को भेज दिया, इन्होंने पोर्ट्स को भेज दिया, तो इस बात को लेकर के क्या काम नहीं करेंगे आप? हाँ, तो नहीं, हम काम कर रहे हैं, नहीं, काम तो करना पड़ेगा। आरोप लगाने की आपने जो बात रखी उसकी बात कर रहा हूं। आप कैसा भी काम कर रहे हैं, हम तो ऐसा कोई बजट आप बता सकते हैं मुझे जिसको लेकर के उन्होंने सराहना की हो, विपक्ष ने सराहना की हो? विपक्ष, मैं आपको बताऊं, सराहना मत करो। अभी सराहना आपको मालूम है कि उन्होंने तो क्या बोला कि हमारी कॉपी कर दी, कॉपी करने में भी उनको तकलीफ है। अगर उनका मैनिफेस्टो अगर हम लागू कर रहे हैं तो उनको तो कुछ होना चाहिए, वो कुछ थोड़ी होंगे, वो तो उससे भी नाराज है। डोटासरा जी अलग बात बोलते हैं, टीकाराम जूली जी अलग बात बोलते हैं, जयराम रमेश जी अलग बात बोलते हैं, और अभी राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट आया, अपन धरातल की बात बोलेंगे, अपन धरातल की बात कर रहे हैं। देखो विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम, ठीक है, वो मान लिया, वो विपक्ष का काम है, बट हमारा काम है काम करने का। जो आपने बात बताई है, डेफिनेटली इस पे काम चल रहा है, ऑलरेडी काम चल रहा है। किस तरीके से ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको काम में लिया जाए। आपने बताया कि 2 ट्रेन जाती है और पूरा ट्रैक खाली रहता है, तो हम चाहते हैं कि उसके अंदर किसी भी तरीके से एक डेडिकेटेड फ्रेट कोर हमने बनवाया है, उसमें उस तरीके से चलेगी। तो डेफिनेटली अब नई चीजें जो नई रेलें आएगी, वंदे भारत आ रही है और कहीं आ रही है हमारे। उसके अलावा वंदे भारत के अलावा भी, वंदे भारत आपकी प्रीमियम ट्रेन हो गई, वो हो सकता है, लेकिन आप ये देखिए मुंबई का अगर ट्रैफिक, मुंबई लोकल अगर ठप हो जाती है 1 घंटे के लिए, मुंबई की सड़कों का हाल आप देख सकते हैं। तो वो आहट क्या आपको दिल्ली में नजर नहीं आती, वो आहट क्या जयपुर में नजर नहीं आती? क्या यहां की ट्रैक को उस प्रकार से डेवलप नहीं किया जा सकता, यहां पे उस प्रकार की प्लानिंग नहीं की जा सकती जिससे आज राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो यहां पर ट्रैफिक इतना रहता है कि शहर में एक छोर से दूसरे छोर पर अगर आपको जाना है तो 10 किलोमीटर का सफर भी आपको 1 घंटे से ज्यादा का समय ले लेता है। आशीष जी, आपको पता है कि मेट्रो कितने स्टेशन पे थी नरेंद्र मोदी जी से आने से पहले? आज मेट्रो कितने स्टेशन पे, और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रो का हो, रेलवे का हो, जितना मोदी गवर्नमेंट ने बनाया ना, वो किसी ने नहीं बनाया। आज तक का रिकॉर्ड है कि जितना आज तक बना उससे डबल हम कर चुके हैं ऑलरेडी। बिल्कुल, तो हम तो हमारे पूरा क्षमता इसी में लगा रहे हैं। मान लेते हैं जो कैपेक्स है, कैपेक्स में जो खर्चा हमारा 11.11 लाख करोड़ का, जो हमने इंटरिम बजट में दिया था, बिल्कुल उसको हमने इंटेक्ट रखा है और ये काम हम करने जा रहे हैं। हमने चाहे हाईवेज हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे पोर्ट्स हो, इन सब में सुधार ला रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, मानते हैं आपकी बात को, आपने मेट्रो में बहुत अच्छा काम किया है और कर रहे हैं, मान लेते हैं बहुत किया, लेकिन कर रहे हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनमें सिर्फ व्यवस्थाओं को संभालने की जरूरत है। आज मेट्रो किसी रूट पे आप चलाते हो तो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कितना बजट चाहिए, कितना आपको वहां उस योजना को धरातल पर लाने के लिए कितना वेट करना पड़ेगा। 10-10 साल लग जाएंगे अगर कहीं भी आप सर्वे करवाएंगे और फिर काम चालू करेंगे। लेकिन मेरा कहना यह है, अगर छोटे छोटे शहरों को बड़े शहरों से जोड़ने के लिए डेमो ट्रेन, एक छोटी ट्रेन होती है, उसमें उसका किराया नाम मात्र का सा किराया होता है, आम आदमी को अगर डेली अप डाउन करना है तो वो कर सकता है। ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती? इस दिशा में क्या प्रॉब्लम? आशीष जी, आपको पता है इंटरसिटी एक्सप्रेस सब जगह चल रही है। इंटरसिटी का अर्थ होता है कि अगर मेरे को जयपुर से दिल्ली जाना है, जयपुर से इंदौर जाना है, जयपुर से मेरे को आगरा जाना है, तो इंटरसिटी एक्सप्रेस ऑलरेडी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये इंटरसिटी एक्सप्रेस है और कई शहरों को कनेक्ट करती है, ऐसा नहीं है। ये चीजें चल रही है, करती है। और किस तरीके से आज की तारीख में, जैसे आउटर रिंग रोड है, आउटर रिंग रोड की बात चल रही है, राजस्थान में भी चल रही है और अदर स्टेट में भी चल रही है। तो इसके पीछे रीजन है ना कि इनको सुविधाएं दी जाए, हमारे जो पैसेंजर्स है उनको। इंटरसिटी जो चलती है मुंबई लोकल की फ्रीक्वेंसी में चलती है क्या? देखो, ऐसा मुंबई के लिए ऑलरेडी काम चल रहा है, वहां पे ऑलरेडी आपको पता है, पहले लोकल चलती थी, आजकल फास्ट चलती है। मैंने अभी जाकर के मैं देख के आया हूं, रियली मुंबई का ट्रैफिक, आपने यहाँ पे तो खर्चा बहुत होता है, वहां तो खर्चा होता ही नहीं है। वहां पे तो ये मान के चलो कि कन्वेंस के ऊपर पैसा नहीं, हाँ डेफिनेटली वो बर्डन है, उसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है। किस तरीके से सी लिंक बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से क्या हो रहा है, किस तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए, ये काम हो रहा है। क्या आज के बजट में वो चीजें नहीं आनी चाहिए? आने वाले 5 साल 10 साल में वो चीजें देखने को मिले, इंप्लीमेंट हो, उस दिशा में भी तो कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या फिर ये देखो, मैं बताऊं कि इन्होंने 9 प्रायोरिटीज में उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। आप ये नहीं देखे, आप प्रायोरिटीज को देखे, प्रायोरिटीज में ये सब चीजें आ गई। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सब चीजें आ चुकी है, रोड भी आ गया, रेलवे भी आ गया, पोर्ट भी आ गया, सब कुछ चीजें आ गई। तो ये सब चीजें हैं। आप 9 प्रायोरिटीज अगर हमारी देखेंगे, सरकार की बजट की देखेंगे, तो आपको पता पड़ जाएगा कि हर आदमी को, चाहे दलित हो, वंचित हो, फार्मर्स हो, युवा हो, फीमेल्स हो, फीमेल्स के लिए भी स्पेशल आपने इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से उनके रोजगार बढ़ाए जाए, उनके लिए भी काम किया है। तो ऐसा नहीं है, हर सेक्टर पे ध्यान दिया है। चिकित्सा, शिक्षा, 2 बेसिक ऐसे क्षेत्र हैं जिससे हर एक व्यक्ति कनेक्टेड है। शिक्षा और चिकित्सा दोनों व्यावसायीकरण हो गया है। जो सेवा का क्षेत्र था,
शिक्षा को आप देखें तो सेवा का क्षेत्र माना जाता था, चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा को सेवा का क्षेत्र माना जाता था, लेकिन आज ये सबसे बड़े बिजनेस पैटर्न बन चुके हैं लोगों के लिए। तो क्या देश की सरकार को इस दिशा में आम आदमी को राहत देने के लिए कुछ योजनाएं इस प्रकार की नहीं लानी चाहिए जिससे कि शिक्षा और चिकित्सा ये दोनों सुगमता से मिल सके, बिल्कुल वाजिब दामों में मिल सके? आज आप देखेंगे कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, अगर एक ऑपरेशन आपका किसी हॉस्पिटल में 10,000 रुपए में हो रहा है तो वही ऑपरेशन आपका 3 से 4 लाख रुपए किसी एक दूसरे हॉस्पिटल में हो रहा है। क्या इतनी बड़ी सुविधाएं दे दी जाती है उस हॉस्पिटल में? देखो, मैं आपको बताऊं आशीष जी, आयुष्मान भारत योजना जो हमारी है मेडिकल में, वो इतनी सक्सेसफुल है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्कीम है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्कीम है, और उसके बेनिफिशियरी भी बहुत जबरदस्त है। ऐसा नहीं है कि बेनिफिशियरीज नहीं है। आज हम काम कर रहे हैं उसको किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाया जाए। राजस्थान के अंदर तो बढ़ाया है, इसको जो लिमिट है उसको बढ़ा करके हम किस तरीके से सुविधाएं दे सकते हैं। आज आपके प्रधानमंत्री जन औषध, आप देखो 80% रिबेट पे दवाइयां मिल रही है, हर आदमी को 80% रिबेट। पहले जो हम लाते थे 20 रुपए का पत्ता, आज वो 2 रुपए का पत्ता आ रहा है वो, तो ये फर्क पड़ रहा है। आज टेबलेट कितनी की आ रही है? 20 पैसे की आ रही है। आयुष्मान भारत योजना में कितने लोग कवर हो रहे हैं? कौन कौन सी कैटेगरी कवर हो रही है? सारी आयुष्मान में कोई ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। जितने भी हमारे दलित वंचित, जितने आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, सारे उसके अंदर आते हैं, इसलिए वो चीज नहीं हो सकती। बट इसके बाहर अगर आदमी, चयनित परिवार काउंट हो रहे हैं ना उसमें, चयनित परिवार है। इसके अलावा अगर आप प्रीमियम भर देते हो तो आप भी आ जाएंगे। यहाँ की जो स्कीम, प्रीमियम तो राजस्थान में राजस्थान के नहीं, और जगह भी ऐसा नहीं है, और जगह भी है। बट मेरा कहने का अर्थ, अगर उसमें दलित वंचित अपन बात करते हैं कि भाई जिनको नहीं मिल रहा है उनके मिलने की बात कर रहे हैं। आज 80 करोड़ आदमी को खाना खिला रहे हैं, 140 करोड़ को तो नहीं खिला रहे ना। तो जिनको जरूरत है उन्हीं का काम कर रहे हैं। आज अगर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कोई आदमी सक्षम आदमी है अपनी गैस सब्सिडी छोड़ सकता है तो छोड़ दे, तो कितने आदमी ने छोड़ दिया साहब? वो कहां काम आई? उज्ज्वला योजना में काम आई वो सारी सब्सिडी। तो अल्टीमेटली दिमाग चलता है, विजन होता है, विजन के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। किस तरीके से हम डेफिनेटली, अगर कोई कैपेबल है उससे हम कहते हैं कि भाई तुम इसको छोड़ दो, और जो कैपेबल नहीं है उसको हम दे रहे हैं। हम ये नहीं, सरकार का पैसा नहीं खराब कर रहे, इधर से ले रहे हैं इधर दे रहे हैं, ये काम हम कर रहे हैं। और आज से नहीं कर रहे हैं, आज की तारीख में तो 8.5 करोड़ आदमी हो गए जिनको उज्ज्वला का बेनिफिट मिल रहा है। ऐसा नहीं है। तो ये चीजें तो धीरे धीरे बढ़ने वाली है और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इस जो हमारी सरकार है, ये तीसरी हमारी गवर्नमेंट है, इसके अंदर हम ये बेनिफिट जनता के लिए दे रहे हैं और ये आगे बढ़ता ही रहेगा। सी रवि जी, क्या कुछ कहेंगे इस बजट को लेकर के? जिस प्रकार का समावेश किया गया है, जो घोषणाएं की गई हैं, उनसे इस देश की दशा और दिशा तय होने वाली है। आने वाले 1 साल सरकार किस दिशा में जाने वाली है, देश को क्या कुछ मिलने वाला, क्या कहेंगे? ओवरऑल आपकी जो बात आपने अभी जो पॉइंट्स बताए, उस बात से मैं भी सहमत हूं कि कुछ और घोषणाएं जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की शहरों में जो प्रॉब्लम बढ़ रही है, आज हम जयपुर की बात करें या दिल्ली की बात करें या और सिटीज़ की बात करें, टीयर 2 सिटीज़ की, तो सच में ही अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की स्मूथ व्यवस्था अगर हो तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो पर्सनल व्हीकल ड्राइव करके और इतने ट्रैफिक में जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की अनअवेलेबिलिटी के कारण से आदमी को मजबूरन खुद का व्हीकल लेके जाना पड़ता है, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो। बिल्कुल, यही बात मैंने अभी रखी थी। तो ये इस बारे में कोई घोषणा ऐसी नहीं दिखी, इस बजट में कोई विजन इसका नहीं दिखा, जबकि आज के समय की ये आवश्यक डिमांड है, आवश्यकता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिटीज। और रवि जी, मैं जहां तक समझता हूं, मैं आपको बताऊं, इसमें अर्बन डेवलपमेंट, देखो आशीष जी सुनो, अर्बन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों इसके अंदर है। तो अर्बन डेवलपमेंट के अंदर ये चीज कवर कर ली गई है। आप 2 लाख करोड़ रुपए का हर बार आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कह रहे हो। मैं कहता हूं आपको बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे हुए भी अगर आम आदमी को राहत देने का मौका मिलता है तो क्यों नहीं दिया जा सकता है? आज आप देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देकर के समझाना चाहता हूं, अगर आप इस बात को पकड़ पाए और अपने नेताओं तक पहुंचा पाए। जयपुर से अगर आप देखेंगे तो जयपुर से कनेक्टेड अजमेर, सीकर, इधर आप देखेंगे भरतपुर, ये सारे जिले कनेक्टेड